हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जेके पीएसआई का सिलेबस किस तरह का है और हमें किस तरह से इस सिलेबस को पढ़ना है, किस तरह से इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। जेके एसएसबी ने एक और सरप्राइज़ दिया है हम सबको, और ऐसे सरप्राइज़ हमें मिलते रहेंगे आगे भी। जेके एसएसबी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन लोगों ने पहले पिछली बार जो सिलेबस आया था उसी को पढ़ाना शुरू कर दिया था, और सिलेबस निकलते ही कोचिंग स्टार्ट हो गई थी। ये भी नहीं पता था कि सिलेबस क्या होगा। अब जो हमारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है वो ये है कि जेकेएसबी ने पिछली बार जीएस का सिलेबस जो है ज़्यादा डाला था, और इस वजह से जो जेके एएस की तैयारी कर रहे थे मैक्सिमम उन्हीं लोगों का जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था। ये एक अच्छी बात भी है नए स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी नए नए ग्रेजुएट होके आए हैं। तो अब जो कंपटीशन है लगभग का बराबर का ही रहेगा। सबको अभी मैथ्स पे फोकस करना है, क्योंकि सारे जेकेएस वाले भी अपना ज़्यादातर फोकस जीएस पे डाल रहे थे। तो अब ये हो सकता है कि जो जेकेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम में या तो अपीयर नहीं होंगे, या तो अगर अपीयर होंगे तो फिर उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह मैं अगर अपना कहूँ तो मेरा भी लगभग जीएस अच्छा था, जीएस कंप्लीट हो गया था। तो ऐसा लग रहा था कि भाई इस बार तो नाम आके रहेगा, लेकिन जेकेएसबी ने इतनी जल्दी आने नहीं देना है। तो जो मैथ्स है मेरा भी मैथ्स अच्छा नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं होगा। ये JNK में ये प्रॉब्लम है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कि मैथ्स हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है, क्योंकि स्कूलिंग में हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिलते मैथ के लिए। जिनको अच्छा टीचर मिल गया मैथ के लिए वो उनका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अब जो JKPSI का ये वाला पेपर होगा, ये वाला एग्ज़ाम होगा, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में वो आपका मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। क्योंकि मैथ्स के आपके टोटल 60 मार्क्स हैं, जिसमें आपका एक तो बेसिक मैथ्स है और एक तो एडवांस मैथ्स है। जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, जो सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा, वो आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 है, और पर क्वेश्चन गलत होने पे आपका जो मार्क्स कटेगा वो होगा आपका 0.5। टोटल टाइम आपको जो है 2 घंटे मिलेंगे। तो आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, जो कि एक मेरे ख्याल से अच्छी बात है। लेकिन इसमें मैथ बहुत ज़्यादा है, तो ये 100 क्वेश्चन करना भी आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट में, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के हैं। सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, जिसके जो आपको मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स हैं और 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये वाला कंपोनेंट है ना, आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा कि आपके जो मार्क्स हैं अच्छे रहेंगे, जो है कट ऑफ में आ सकेंगे। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं ये कहूँगा कि पहले से रीजनिंग को प्रिपेयर करो, रीजनिंग को साइड में मत रखो, रीजनिंग को प्रिपेयर करो, क्योंकि इसमें भी हमारे अगर 4-5 क्वेश्चन छूट जाएंगे तो हमारे मार्क्स जो हैं कम हो जाएंगे। तो रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर करो। अब रीजनिंग का जो आपको नीचे इसमें दिया है एक्सप्लेन करके, जो चीज़ें दी हैं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है सिलेबस का, जो अलग अलग टॉपिक दिए हैं वो दिए गए हैं कि कौन से टॉपिक्स में से पूछा जाएगा। पर डे एक टॉपिक उठा के करो या 2 टॉपिक उठा के करो। तो इसमें भी क्या होगा कि आप देखोगे कि जो टॉपिक आपको आता है उसको आपको रिवाइज़ नहीं करना। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि आप अच्छे नहीं हैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस उठाया और आपने देखा कि इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, जब आप करेंगे यूट्यूब से करें या बुक से करेंगे क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, आप लिख देंगे रिविजन्स या मल्टीपल रिविजन्स। जर्नल अवेयरनेस में भी आपको दिया गया है कि question in this component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him and its application to society। फिर आपका दिया है question will also be designed
to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experiences in their scientific aspect as may be expected of any educated person. नीचे और दिया गया द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी रिलेटेड टू इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ JNK, फिर स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़ और करंट अफेयर्स। आगे एक्स्ट्रा भी दिया है, तो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे इससे, और ये 40 मार्क्स का है, तो इसमें भी 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर सबसे ऊपर टॉप पे आप देखेंगे जो इन्होंने बताया कि जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में आपकी, तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से। स्टैटिक में भी देखना है इन्वायरमेंट को, क्योंकि इन्वायरमेंट दिया गया है तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद करंट इवेंट्स दिए हैं, ठीक है, डे टू डे ऑब्जर्वेशन, तो इसमें भी आप करंट इवेंट्स आप पढ़ेंगे रेगुलर, क्योंकि मेरे को लगता है 7 तक तो होंगे करंट वाले क्वेश्चन, 7 तक तो होंगे, तो वो 2 7 14, 14 नंबर तो वो आ जाएंगे। तो उसके बाद आपका दिया गया है कि हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल्चर पे पूछे जाएंगे, जियोग्राफी पे पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसी, स्पेशली रेफरेंस दिया है इंडिया और JNK का। बाकी आपका स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़, करंट अफेयर्स, ये तो सारा आपका न्यूज़ वाला ही कंपोनेंट आ रहा है। स्पोर्ट्स कहाँ है, करंट्स में आएंगे। तो साइंस, तो कितनी साइंस पढ़ोगे यार, अगर इस टाइम साइंस पढ़ने बैठोगे तो ख़त्म नहीं होती है साइंस। बाकी साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़, करंट अफेयर्स, ये आपका सारा करंट अफेयर्स का, और बाद में आपका एक्स्ट्रा भी दिया गया है, तो मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर करंट अफेयर्स भी बंदा पढ़े तो 7 क्वेश्चन जो है हो जाते हैं, तो वो 14 नंबर आपके हो जाएंगे। तो बाकी इतनी देर से हम GS पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें हो जाएंगी GS से। तो मैं मानता हूँ कि उतना ज़्यादा आपको इस पे आपने चूज़ करके पढ़ने हैं टॉपिक्स, या करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ने ही पढ़ने, न्यूज़ का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा रहता है JKSB में अब, जो मैं अभी 1-2 साल से देख रहा हूँ। बाकी हिस्ट्री आपने पढ़ी है, वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, वो भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। एक टाइम था ना पहले पहले आपका वो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आते थे, वो पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच के बारे में वो आए, इंडिया में किस तरह से आए थे, हैं, तो क्या क्या पॉलिसीज़ थी उनकी। तो वो वाले क्वेश्चन जो है अब नहीं आ रहे हैं, अब आ रहा है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो चीज़ें हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है और वही चीज़ें आती हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। अब आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। इसमें आपका सीधे दिया है होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। तो अपने हिसाब से जितना आपको बनता है पर डे, एक टॉपिक अगर आप पढ़ सकते हैं पर डे, तो आप अगर पढ़ेंगे तो आसानी से ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैक्सिमम लोगों ने बार बार पढ़ा है, तो इतने टाइम से पढ़ रहे होंगे JKSB के लिए, तो उन्होंने ये चीज़ जो है पढ़ी है, तो ये उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। जो नए हैं स्पेसिफिकली टॉपिक पकड़ो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो इसको, परसेंटेज को पकड़ो, परसेंटेज को पढ़ो, और अपने नोट्स बनाने हैं मैथ्स के, लेकिन इतने शॉर्ट बनाने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेजों में या 5 पेजों में एक टॉपिक के आने चाहिए। क्योंकि अगर आप एक टॉपिक के 30 पेजों के बनाओगे, जो कि मैंने बहुत बार करके देखा है कि एक टॉपिक पे 30-40 के पेज के नोट्स बना लेते हैं हम, तो वो बाद में हम कर ही नहीं पाते हैं रिवाइज़, और हमें वो चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। तो इतने कंसाइज बनाने हैं कि 3 से 5 पेजों में आपका एक टॉपिक पहुंच जाना चाहिए। तो और क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने हैं, रिवाइज़ करनी है चीज़ें, ताकि हमें वो याद रहे। मैथ्स के लिए जो सबसे बेस्ट टीचर है मुझे लगा इतने सालों की प्रिपरेशन से, तो वो है आदित्य रंजन मैथ के लिए। तो मैं ये बोलूँगा कि आदित्य रंजन का मैथ VOD 2.0 बैच लो RG विक्रमजीत ऐप से, तो वो जो सबसे बेस्ट है। काफ़ी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड
सिलेबस उसमें उसने कवर करवाया है, तो टाइम लगेगा करने में चीज़ें, लेकिन वो बेस्ट है मेरे ख्याल से। फिर आपका जो है ना मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और दिया है, 15 क्वेश्चन उसमें आएंगे, तो 30 नंबर की वो भी होंगे। तो यहाँ पे भी आपको मैथ्स है जो कि एडवांस मैथ्स है, इसमें भी आपको पर टॉपिक पढ़ना है। और आपको ये कहूँगा कि जो फॉर्मूले हैं इसके एडवांस मैथ में, ठीक है, वॉल्यूम के या सरफेस एरिया के, सरकमफ्रेंस, ठीक है, जियोमेट्री जितना आपका है, मेंसुरेशन है, वो सारी चीज़ें इसमें की कवर करनी है, लीनियर इक्वेशन। आप सिलेबस उठाएं, सिलेबस में देखें और एक एक टॉपिक करना है, एक एक टॉपिक करना है पकड़ के, और हर एक टॉपिक के 3 से 5 शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिनको लास्ट में रिवाइज करना आसान रहे आपके लिए। तो ये जो दोनों एडवांस मैथ है और बेसिक मैथ है, ये आप आदित्य रंजन से करेंगे। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। इंग्लिश कंप्रेंशन में भी आपके 15 क्वेश्चन हैं 30 मार्क्स के। इसमें आप टॉपिक वाइज चीज़ों को करेंगे, और इसके लिए बुक अगर मैं कहूँगा नीतू सिंह की बुक है, उसको पढ़ें, और यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हैं आप, या कोई भी अगर इंग्लिश का जो आपको लगता है आपके हिसाब से सही है, इंग्लिश को पढ़ाने में हेल्प कर सकता है आपको, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। जो साइनोनियम एंटोनियम्स हैं और आइडम एंड फ्रेजेस हैं, इसके लिए एसपी बख्शी से आप करें, क्योंकि साइनोनियम एंटोनियम पूछे जा सकते हैं और आइडम फ्रेजेस तो पूछे जाते हैं, साइनोनियम्स एंटोनियम्स पूछे जाते हैं, तो वो सारे करो और उनको याद रखो। बाकी नीतू सिंह की बुक है, उससे आप चीज़ें करो, और फिर यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को, तो इसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर आपका कंप्यूटर है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन हैं 30 मार्क्स के। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो है कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत की, तो ये पढ़ो। और मैं बोलता हूँ कि इससे आपके 30 अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो 28 तो आ ही जाएंगे, इस बुक से 28 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो जो टॉपिक इसमें जो है अलग दिए गए, जो आपको लगता है उस बुक पे नहीं दिए हैं, वो आप गूगल से कर सकते हैं या यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, तो आप आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, अगर इन पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो मुझे लगता है कि वो आसान हो जाता है एग्ज़ाम करना। तो अब ये भी पता नहीं, क्योंकि कांस्टेबल में भी जो मैथ आया था तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया था, तो मे बी इसमें भी कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हों, लेकिन अगर हमने जीएस पढ़ा होगा शायद वहाँ से हमारा जो है कवर हो जाएगा। तो हम किसी भी कंपोनेंट को छोड़ नहीं सकते हैं कि बिल्कुल ही छोड़ दें और उसको करें ही नहीं। लेकिन हमें अब ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारे मैथ के 60 मार्क्स हैं, रीजनिंग के 40 मार्क्स हैं, और इंग्लिश के 30 मार्क्स हैं, और कंप्यूटर के भी 30 मार्क्स हैं। अगर आप फिलहाल के लिए जनरल अवेयरनेस को साइड पे रखो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी है अभी तक, सिर्फ करंट्स रेगुलर पढ़ते रहें तो हमारे लिए सही रहेगा। उसके अलावा जो चीज़ें जैसे जनरल इंटेलिजेंस आपकी 40 मार्क्स की दी गई है, ये करनी है अच्छे से। मैथ 60 नंबर का है, 60 40 हो गया 100। उसके बाद कंप्यूटर आपका 30 नंबर का हो गया 130, और इंग्लिश 30 नंबर की होगी 160 मार्क्स। 160 मार्क्स आपके जीएस को छोड़ के हैं। मुझे लगता है उन 160 मार्क्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो पर डे मैं बोलता हूँ कि अपने 3, मेरे ख्याल से आप एक मैथ्स, एक रीजनिंग और एक इंग्लिश का कंपोनेंट पकड़ें, और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 कंपोनेंट्स फोकस करें अगर आपने जीएस पढ़ा हुआ है। अगर जीएस नहीं पढ़ा हुआ है तो किसी ने, तो उसको जीएस को भी साथ साथ लेके चलना है, उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और कंप्यूटर भी, कोई भी, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी कंपोनेंट छोड़ना नहीं है, सभी को तैयार करना है। तो बाकी बहुत सारों का सवाल है कि बहुत बार मुझे बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, नहीं हुआ है। तो मैं कहूँ कि मेरा नहीं हुआ है कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई, तो मैं जानता भी नहीं कि होगा नहीं होगा, कब होगा। तो बट कोशिश लगी है और इंशाल्लाह होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो लोगों को ना रिज़ल्ट की बहुत जल्दी पड़ी होती है कि रिज़ल्ट क्या है बंदे का। मैं मानता हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो जब आना होगा तभी आएगा। तो मुझे लगता है हमें मेहनत करनी चाहिए। जब आपके पास एक उम्र होती है ना, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इंसान के पास, तो वो अपनी सारी मेहनत लगा देता है। और मेरा मानना है कि
भाई मेहनत करो, बाकी ऊपर वाले ने जो आपके नसीब में लिखा है वो मिलता है और वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं हासिल होना है। तो और मुझे भी लगता है कि जब हम मेहनत करते हैं, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें ज़रूर हासिल होता है, और मुझे इस चीज़ पे यकीन है। और मैं चाहता हूँ कि आज से जब 4-5 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ, मुझे ये ना लगे कि मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने कोशिश नहीं की थी। मुझे ये दिखना चाहिए कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी थी। शायद मेरी किस्मत में नहीं था, अगर कुछ हासिल ना हो तो मैं ये मानूंगा कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था, या मैंने शायद उस लेवल की तैयारी नहीं की थी कभी के मैं नहीं पहुंचा अपनी मंजिल पे। बाकी मैं हर किसी को सजेशन देता हूँ कि आप 12th में, आप 11th में, आप 10th में, 9th में, तो आप जहाँ भी जिस फील्ड में है उसमें अपना जो है ना, अपना फुल दें, अपना मतलब अब पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश करें। और मेरा ये मानना है कि एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन ज़रूर, इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। तो बाकी आई एम थैंकफुल टू पीपल हु आर सपोर्टिंग मी, और ट्रस्ट मी, आप लोगों की वजह से ना मेरा जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और थैंक यू फॉर दैट, लव यू ऑल, कि तुम लोगों की वजह से मैं ज़िंदगी में कहीं भी पहुंच जाऊं इंशाल्लाह। मुझे नहीं पता है कहाँ पहुंचूंगा, कितना आगे जाऊंगा, तो पूरी उम्र आप लोगों का शुक्रगुज़ार रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। और मुझे नहीं पता कि मुझे उसके लिए आपका किस तरह से शुक्र अदा करना चाहिए या करूँगा। और बहुत सारे हैं जो नीचा दिखाने वाले हैं, जो चाहते हैं कि पीछे ही रहे, आगे ना जाए। तो आई एम थैंकफुल टू देम एज वेल, कि उनका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो थैंकफुल टू एवरीबॉडी, एवरीवन। और आप में से और हम में से हम सब कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि अब जब एक एज आती है ना, 23, 24, 25 साल की एज होती है, इससे ऊपर जब चला जाता है बंदा, तो कभी अपने घर में फ़ोन करता है कि मुझे पैसे चाहिए, बड़ी शर्म आती है। मुझे लगता है कि हर किसी को आती है, कि क्योंकि आपकी ये जो एज होती है ना, तो यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी जो है वो सबसे ऊपर पहुँची होती है, और आप दुनिया को समझने लगते हैं अच्छे तरीके से, और समझने लगते हैं कि क्या कीमत है पैसे की, क्या वैल्यू है, और क्या वैल्यू है आपके माँ बाप की आपकी ज़िंदगी में, ये भी पता लग जाता है। तो आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एज वेल, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ जहाँ भी पहुँचूँगा उनकी वजह से पहुँचूँगा। बाकी ये कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ना बोलते हैं कि दे आर ज़ीरो, या उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। ट्रस्ट में, आप एक बार स्टार्ट करो, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करेंगे। आप सिर्फ एक बार करके देखो, कोशिश करके देखो। जिन्होंने कभी, जो अभी एसआई की पोस्ट से निकली, आप तैयारी करो। आपने कभी कुछ नहीं किया है तो लेकिन इसकी तैयारी करो, देखना आप बहुत आगे पहुंचोगे। और कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। और मुझे भी लगता है कि ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। जितना आपसे हो सके उतना ज़्यादा मुसीबतों से लड़ना चाहिए। और जितनी भी ज़्यादा टफ़ सिचुएशन है, आपको उस टफ़ सिचुएशन में खड़ा रहना चाहिए, चाहे कितनी भी हार्शनेस हो। क्योंकि जब आप उस कंडीशन में रहेंगे ना, उन मुसीबतों में रहेंगे, आप, मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू एवरेज पर्सन आप एक बेटर इंसान बन पाएंगे। और मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। बाकी दुआओं में याद रखो, और कीप सपोर्टिंग, और कीप लविंग। बाय।